आज हम लोग देखें स्वतंत्रता संघर्ष का आरंभ। ठीक है। आप यहाँ पे देखोगे दो तीन चीजें निकल कर आती है। ठीक है, 1757 के बाद, ठीक है, 1757 में होती है प्लासी की लड़ाई। ठीक है, कब होती है? प्लासी की लड़ाई होती है। और उसके बाद आप देखोगे ब्रिटिश सरकार, ठीक है, परोक्ष और अपरोक्ष रूप से भारत में क्या करेगी? सत्ता स्थापित करने की कोशिश करेगी। ठीक है। इसी क्रम में क्या होता है? भारत में बौद्धिकवाद का जन्म होता है। बौद्धिकवाद के जन्म होने से, ठीक है, भारत में पश्चिमी शिक्षा का भी विकास होगा, वहीं सबका क्या होगा? राष्ट्रवाद का विकास होगा। ठीक है। ये चैप्टर जो है मुख्यतः, ठीक है, ये आपको 264 पेज का जो ये मुख्यतः ये चैप्टर जो है आपका, ठीक है, मतलब 264 पेज में टोटल कवर कर दिया गया है। इस सारे में आपको पूरा भारत का आपको 1757 से लेके, उससे पहले से लेके 1947 तक, लगभग 300 वर्षों का इतिहास जो है, तो इस चैप्टर में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। समझ गए? तो ये चैप्टर जो है आपके लिए क्यों जरूरत है, मतलब इस सारे फैक्ट जो हम लोग पढ़े 264 पेज का जो हम लोग पीडीएफ जो करने वाले अपने क्लास में, क्यों जरूरी है? क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है, इतिहास से मुख्यतः बीपीएससी में 114 नंबर का प्रश्न आता है। इसमें मोस्टली वेटेज जो होता है किसका होता है? इसी का होता है। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री का। साथ में इतिहास में बीपीएससी के प्रीलिम्स में 30 प्रश्न पूछा जाता है, जिसमें 15 से 17 प्रश्न की बात करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री से पूछे जाते हैं। अब 15-17 प्रश्न जो मॉडर्न हिस्ट्री से पूछे जाते हैं, और इस चैप्टर से मुख्यतः जो 264 पेज का चैप्टर है, इसमें 12 से 13 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए इस क्लास को सीरियस लीजिए। इस क्लास को अच्छे करने से, ठीक है, 264 पेज पढ़ने के बाद आपको अंतर्गत लगेगा से हमने, ठीक है, पूरा इंडियन सोशल सिस्टम को समझते हुए, ठीक है, मॉडर्न इंडिया को बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझा है। और इसको करने के बाद आपको कहीं से भी किसी प्रकार की कोई भी डाउट्स नहीं रहेगी। ठीक है। लेकिन इसको कहानी के तौर पे नहीं सुनना है। मेक योर नोट्स, ठीक है, कॉपी खोल के रखिए, जहाँ पे महत्वपूर्ण फैक्ट लगे उसे नोट्स कीजिए और उसको समझिए। ठीक है, ये जो है आपका इकाई 5 है। ठीक है, चैप्टर नंबर की बात करेंगे तो आई थिंक चैप्टर नंबर इसका 10 होता है। ठीक है, चैप्टर नंबर की 10 की बात करेंगे, क्या क्या मिलेगा? भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद का प्रारंभ। ठीक है, राष्ट्रवाद को हम लोग नेशन स्टेट के नाम से जानते हैं। ठीक है, राष्ट्रवाद की अवधारणा की बात करेंगे, फ्रांस ने दिया था। ठीक है, वेस्टर्न ही है राष्ट्रवाद का, नेशन स्टेट की बात करेंगे अवधारणा। ठीक है, हम लोग तो स्वराज की बात करते थे, लेकिन फ्रांस के रेवोल्यूशन में राष्ट्रवाद जैसे शब्द निकल गए, नेशन स्टेट जैसे कॉन्सेप्ट निकल कर आए। और उनकी जो राष्ट्रवाद की परिभाषा जो थी हमारी राष्ट्रवाद से बहुत ही अलग थी। ठीक है, उन्होंने राष्ट्रवाद का मतलब कहा से राष्ट्र एक ऐसा जगह होगा जहाँ पे बोलने वाले, पढ़ने वाले, ठीक है, बोलने वाले क्या होंगे? तो भाई सबके सब फ्रेंच बोलेंगे। पढ़ने वाले कौन होंगे? तो सबके सब फ्रेंच भाषा बोलेंगे। खाएगा पहनेगा क्या? तो सब में समानता होगा। तो उन्होंने उसको राष्ट्रवाद को वैसे रूप से संगठित किया। लेकिन हमारे यहाँ राष्ट्रवाद ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि इंडिया इज लैंड ऑफ डाइवर्सिटी। तो हमारे यहाँ राष्ट्रवाद का दूसरा रूप देखने को मिलेगा। ठीक है, इसमें क्या होगा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होगी, जो कि उदारवादी चरण होगा। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस शुरुआती दौर में उदारवादी चरण थी, उदारवादी दौर से गुजरेगा, जिसको उदारवादी चरण के नाम पे भी हम लोग जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद के प्रारंभ। देखेंगे आधुनिक राष्ट्रवाद के विकास के बहुत सारे कारक है। सामान्यतः भारत में राष्ट्रवाद का उदय और विकास उन कारणों का परिणाम माना जाता है जो भारत में उपनिवेशी शासन के कारण उत्पन्न हुए, जैसे नई नई संस्थाओं की स्थापना होती है। जैसे देखिए 1857 से पहले आप देखोगे किसी भी प्रकार की संस्था आपको नहीं देखने को मिलेगी, लेकिन 1857 की क्रांति होती है, उसके बाद देखेंगे बहुत सारे संस्थाएं, आपके तरह तरह की संस्थाएं आपको देखने को मिलेगी। और इन्हीं संस्थाओं के द्वारा जो मतलब उपदेश दिए जाएंगे, या फिर मतलब उनके द्वारा जो विचार जो फैलेगा, उसी विचार से मतलब क्या होता है? आधुनिक राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है? विकास होता है। रोजगार के नए अवसरों का सृजन, ठीक है, संसाधनों का अधिकाधिक दोहन। ब्रिटिश नीति की बात करेंगे, शुरू में क्या था? संसाधन के अधिकाधिक दोहन करते थे। हमारा कंट्री जो था, हमारा देश जो था, क्या है? रिसोर्स से रिच था। हमारे यहाँ से क्या करते थे? रिसोर्स का बहुत बेहतरीन ढंग से मतलब क्या करते थे? बहुत ही गलत तरीके से क्या करते? दोहन करते थे। इन सभी परिस्थिति में क्या होता है? राष्ट्रवाद का उदय होता है। दूसरे शब्दों में भारत में राष्ट्रवाद का उदय कुछ उपनिवेशी नीतियों द्वारा एवं कुछ उपनिवेशी नीतियों के विरुद्ध प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ। दोनों चीज है। राष्ट्रवाद का उदय की बात करेंगे तो उपनिवेशी नीति की वजह से भी हुआ, और उपनिवेशी नीति के विरुद्ध भी हुआ। किंतु विभिन्न परिस्थितियों में अध्ययनों उपरांत यह ज्यादातर संगत होता है कि भारत में राष्ट्रवाद का उदय किसी एक कारण या परिस्थिति से उत्पन्न न होकर विभिन्न कारणों का सम्मिलित प्रतिफल था। यूपीएससी में पूछा हुआ है। ठीक है, बताइए राष्ट्रवाद के उदय के कारण क्या है, विभिन्न कारणों पर चर्चा करें। ठीक है, इस तरह का प्रश्न कई बार आपको एग्जाम में आते हैं। आपको ध्यान में रखना है, ये आपको जो राष्ट्रवाद का जो उदय हुआ, कोई एक कारण इसके नहीं थे, बहुत सारे कारण आपको राष्ट्रवाद के उदय के आपको देखने को मिलेंगे। मैंने बोला सबसे पहले फ्रांसीसी क्रांति का चर्चा मैंने सबसे पहले किया, क्योंकि राष्ट्रवाद की अवधारणा जो है वहीं से ली गई है।
फ्रांसीसी क्रांति के फलस्वरूप विश्व स्तर पर राष्ट्रवादी चेतना एवं आत्मविश्वास का मतलब क्या हुआ? प्रसार हुआ। भारतीय पुनर्जागरण, पुनर्जागरण का मतलब फिर से, मतलब जागना, मतलब फिर से नई चेतना का विकास करना। ठीक है। अंग्रेजों द्वारा भारत में आधुनिकता को बढ़ावा देना। ब्रिटिश नीतियों के विरुद्ध भारतीयों का मतलब आक्रोश। इन सभी कारणों से क्या होता है, भारत में राष्ट्रवाद का क्या होता है, उदय होता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। सॉरी सर बीच में क्वेश्चन करने के लिए, ये एडिशन कौन सा है बुक का? स्पेक्ट्रम है ना, मतलब सॉरी, पब्लिकेशन। हाँ, स्पेक्ट्रम है, बिल्कुल। सर पर ठीक है, मेरी बुक से मिल नहीं रहा पीडीएफ। अब नहीं कह सकते, देख लीजिए, किताब डाला हुआ, मैं पीडीएफ आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है। ओके अब सर। यहाँ पे देखिएगा, भारतीय एवं उपनिवेशी हितों में विरोधाभास। ठीक है, विरोधाभास क्या होता है? जब दो गुट का आपसी हित न, मतलब क्या हो, मिले, उसको विरोधाभास कहते हैं। तो यहाँ पे भारतीय जो थे, उनका हित, और यहाँ पे बात करेंगे ये उपनिवेशी के हितों का, मतलब क्या हो रहा था, विरोधाभास हो रहा था। मतलब दोनों का हित का मतलब क्या हो रहा था, टकराव हो रहा था। ठीक है, मैं स्पेक्ट्रम का पीडीएफ भेज दे रहा हूँ। ठीक है, ध्यान में इसको रखेंगे। ठीक है, भारतवासियों ने देश के आर्थिक पिछड़ेपन को उपनिवेशी शासन का मतलब परिणाम माना। ठीक है, मतलब भारत अगर पिछड़ापन है तो किस रीजन से मतलब पिछड़ापन है, तो आपको ध्यान में, इसके लिए कारण जो है, ठीक है, कौन सा कारण है, तो उपनिवेशिक शक्तियां जो है इसके पीछे मतलब कारण है। उनका विचार था कि देश के विभिन्न वर्गों के लोगों, यथा कृषक, शिल्पकार, दस्तकार, मजदूर, बुद्धिजीवी, शिक्षित वर्ग, व्यापारी इत्यादि सभी के हित विदेशी शासन की मतलब भेंट चुक चुके हैं। ठीक है, मतलब सबका हित मतलब क्या हो रहा है, प्रभावित हो रहा है। देशवासियों की सोच ने आधुनिक राष्ट्रवाद के विकास में योगदान दिया। उनका मानना था कि देश जब तक विदेशी शासन रहेगा, लोगों का आर्थिक हितों का मतलब क्या रहेगा, कुठारघात होते रहेगा। उनका मानना था कि देश में जब तक विदेशी शासन रहेगा, तब तक मतलब क्या होगा, उनके आर्थिक हित का मतलब क्या होगा, सहेजा नहीं जा सकता, उनके आर्थिक हित का नुकसान होगा। क्योंकि ब्रिटिश को चाहिए अपना आर्थिक हित, और अपना आर्थिक हित तभी उनको प्राप्त होगा जब भारतीयों के आर्थिक हित को क्या करेंगे, वो समझौते पे रखेंगे, ताक पे रखेंगे। तो पहला जो भारत में जो राष्ट्रवाद के विकास के कारण जो था, भारतीय उपनिवेशी हितों का मतलब क्या था, विरोधाभास था। ब्रिटिश अधिक से अधिक अपना लाभ कमाना चाहते थे ताकि उनका हित सुरक्षित रह सके। जब किसी व्यक्ति का हित को सुरक्षित रखेंगे और वो गलत तरीके से अपने हित को सुरक्षित रखना चाहते थे, इससे क्या हुआ, भारतीयों का हित क्या हुआ, प्रभावित हुआ। इसके वजह से राष्ट्रवाद का उदय हुआ। दूसरा, जो देश की राजनीतिक, प्राशस्तिक एवं आर्थिक एकीकरण। भारत में ब्रिटिश शासन का विस्तार उत्तर में हिमालय से दक्षिण में कन्याकुमारी तक, पूर्व में असम से पश्चिम में खैबर दर्रे तक था। खैबर दर्रा और पाकिस्तान वगैरह सबको पकड़ के उधर चले जाए, एकदम मिडिल ईस्ट में, क्या बोलते हैं, ईरान के पास। ठीक है, वहां तक था। ठीक है, जबकि भारत का अधिकतर क्षेत्र अतीत में एकल शासन के अधीन था, मौर्य के अधीन, और उनके बाद मुगलों के अधीन था। ठीक है, शुरू में मौर्य के अधीन, और बाद में आप देखोगे मुगलों के अधीन जो था। भारत का जो शासन जो था, कैसा था, तो एकीकृत। ध्यान में रखना है। अंग्रेजों ने देश में, ठीक है, अंग्रेजों ने देश में मौर्य एवं मुगलों से भी बड़े साम्राज्य की स्थापना की। इनका शासन की बात करेंगे, मौर्य से भी बड़ा था, मुगलों से भी बड़ा था। कुछ भारतीय राज्य सीधे ब्रिटिश शासन के नियंत्रण में थे, तो कुछ अन्य देशी रियासतें अप्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजी शासन के अधीन थे। कुछ पे तो इन्होंने अधिकार कर लिखा था, जो कि मुख्यतः ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा रूल किए जाते थे, और कुछ को इन्होंने अप्रत्यक्ष तरीके से अपने मतलब अंदर किया था, जिनको बोलते थे सब्सिडरी अलायंस, या फिर कहा जाता है, क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में, सहायक संधि। ठीक है, सहायक संधि के अधीन भी इन्होंने बहुत सारे राज्यों को अपने अधीन रखा था। सहायक संधि में क्या होता, जब किसी भी राज्य से जब सहायक संधि की जाती थी, वो राज्य तो स्वतंत्र होता था अपने राजनीतिक मामलों के लिए। ठीक है, मतलब वो देखेंगे दो तरह का होता था। ब्रिटिश रेजिडेंट बैठ जाता था, जो कि किसी भी प्रकार का निर्णय तो वही लेता था, विदेशी मामलों में बिल्कुल भी स्वतंत्र नहीं होता था। लेकिन घरेलू मामलों में क्या होता था, राज्य मतलब स्वतंत्र होता था। या फिर सिंपल तरीके से बोलेंगे, राज्य नाम मात्र की स्वतंत्रता होती थी। सारा का सारा डिसीजन जो होता था ब्रिटिश रेजिडेंट लेते थे। वहां पे ब्रिटिश सेना भी मतलब राज्य में रहती थी, और उसका जो सैलरी जो देने का जो काम जो होता था, राज्य की तरफ से होता था। तो ब्रिटिश की नीति दो तरीके चलती थी, या तो पूरी तरीके से राज्यों को क्या करते थे, गुलाम बना लेते थे प्रत्यक्ष तरीके से, या फिर दूसरी नीति की बात करेंगे, दूसरी नीति उनकी क्या थी, तो दूसरी नीति ये थी, जो मतलब अप्रत्यक्ष तरीके से मतलब क्या करते थे, राज्यों को अपने अधीन रखते थे। ठीक है, ये दो उनकी जो थी, इनको जरा समझिएगा। ठीक है, ब्रिटिश तलवार ने पूरे भारत को एक झंडे के तले एकत्र कर दिया। ठीक है, यहाँ तक कि एक ब्रिटिश गवर्नर था, उसने ये भी किया था, भारत को तलवार के बल पे जीता गया और इसके हितों की रक्षा तलवार पे ही की जाएगी। ठीक है, एल्गिन डूटिये का स्टेटमेंट है ये।
तो ब्रिटिश तलवार ने पूरे भारत को एक झंडे के तले एकत्र कर लिया। ठीक है, वो झंडा का नाम क्या था? झंडे का नाम यूनियन जैक था। यूनियन जैक क्या है? तो यूनियन जैक ब्रिटिश फ्लैग है। ठीक है। एक एक दक्ष कार्यपालिका, संगठित न्यायपालिका तथा संहिताबद्ध फौजदारी तथा कानूनी दीवानी कानून। संहिताबद्ध क्या? सूचीबद्ध करना। फौजदारी कानून क्या होता? और दीवानी कानून क्या होता? तो फौजदारी कानून तो सबके लिए एक जैसा, हिंदू मुसलमान सबके लिए एक जैसा। कोई आदमी किसी से मारपीट करेगा तो जितना सजा हिंदू को मिलेगा उतना ही सजा मुसलमान को मिलेगा। जबकि दीवानी कानून क्या होते थे? दीवानी कानून क्या होते थे? अलग अलग होते थे। दे आर डिफरेंट। ठीक है। मतलब दीवानी कानून जो होता है धर्म के हिसाब से होता है, अभी भी चलती है। अब हिंदुओं में जो तलाक देने की प्रथा, हिंदुओं में तो तलाक होती नहीं है, लेकिन विवाह परिच्छेद कह लीजिए, वो प्रथा मुसलमानों में अलग अलग है। गोद देने की प्रथा अलग अलग है। तो ब्रिटिश के समय से उन्होंने फौजदारी कानून को एक जैसा बना के रखा था, दीवानी कानून को भी अलग अलग बना के रखा, विभिन्न धार्मिक मामलों में। जैसे कि से आप देखेंगे, विवाह की रीति हमारी, मुसलमानों की, क्रिश्चियन की और सिखों की एक जैसी नहीं है। जिनमें धीरता में अमल होता था, भारत के एक कोने से दूसरे कोने तक लागू होते थे। मतलब उनका, उन्होंने क्या किया, एक नियम बनाए, कानून बनाए, जो कि भारत के एक कोने से दूसरे कानून कोने तक लागू होते थे, मतलब सब जगह सेम कानून बना दिया। मतलब एक झंडे के तले में संपूर्ण एम्पायर को, मतलब उन्होंने क्या किया, ला के खड़े कर दिया। इसने भारत की परंपरागत संस्कृति एकता को एक नए प्रकार की राजनीतिक एकता प्रदान की। तो ब्रिटिश ने एक काम तो अच्छा किया था, उसने राजनीतिक तौर पे एकता तो प्रदान कर दी थी। जो रूल बिहार में लागू होगा वही रूल मद्रास में होगा, वही लोग महाराष्ट्र में होगा। सब जगह पे मतलब एक जैसे नियम ला दिए उन्होंने। तो राजनीतिक एकरूपता लाने का ब्रिटिश ने किया था, जो कि भारत के परंपरागत सांस्कृतिक एकता के जगह पे प्रतिस्थापित किया, वो कौन था? राजनीतिक एकता था। अब देखेंगे प्राकृतिक सुविधाओं में भी उन्होंने काम किया। प्राकृतिक सुविधाओं में सैन्य रक्षा उद्देश्य, आर्थिक व्यापन और व्यापारिक शोषण की बातों को ध्यान में रखते हुए परिवहन के तीव्र साधनों का विकास किया, जस्ट लाइक रेल का विकास किया। पक्के मार्गों का निर्माण किया, इसके लिए पीडब्ल्यूडी उन्होंने बना रखे थे। ठीक है, हालांकि पीडब्ल्यूडी पक्के मार्ग का बड़े स्तर पर निर्माण नहीं करता था, लेकिन जिम्मेवारी जो थी पीडब्ल्यूडी की ही थी। सड़क वगैरह, पुल पुलिया निर्माण करने का पीडब्ल्यू जो था उस समय सेना के अंतर्गत काम कर रहा था, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट दैट टाइम। स्टिल पब्लिक पीडब्ल्यूडी अभी भी मतलब कार्यरत है, जिससे एक स्थान से दूसरे स्थान से जुड़ गया। परंतु देश को एक सूत्र में बांधने का सबसे बड़ा साधन जो था, रेल था। रेल जब आया तो एक जगह से दूसरे जगह जाना बहुत आसान हो गया। रेल लाने का ब्रिटिश का बोलते हैं, जैसे ब्रिटिश ने हमें रेल दिया तो ब्रिटिश ने हमारा बहुत अच्छा काम किया, नहीं। रेल लाने का ब्रिटिश का मतलब होता ना, कभी गलत पर्पज से कोई काम करने जाओ लेकिन कुछ अच्छा काम हो जाता है। तो रेल लाने का उद्देश्य ब्रिटिश का सही नहीं था। मतलब वो, मतलब रेल लाने का उद्देश्य जो था उनका, मतलब वो अच्छे उद्देश्य से रेल नहीं लाए, बुरे उद्देश्य से ही लाए। ठीक है, अपने औद्योगिक हित के लिए लाए, अपने सेना को एक जगह से दूसरी जगह लाए, पहुंचाने के लिए लाए। लेकिन रेल के विकास ने, ठीक है, भारत को मतलब क्या किया, पॉजिटिव वे में मतलब डेवलप कर दिया। अभी भी आप जाओगे, ठीक है, अभी आप जाओगे विभिन्न प्रकार के रेलवे स्टेशन में जाओगे तो देखिए कैंट लिखा हुआ रहता है। ठीक है, वाराणसी कैंट, आगरा कैंट, इलाहाबाद कैंट, नाम आपने सुना होगा। सब जगह पे क्या था? सब जगह पे आर्मी की बैरक होती थी, जो कि बिल्कुल रेलवे के पास में होता। वहां तक रेलवे पहुंची, जो कि सेना के संचालन करने में बहुत अधिक भूमिका योगदान देती थी यार। यही जो 1853 में जो भारत में जो रेल आ गया, कि कहीं ना कहीं ब्रिटिश को बहुत ही ज्यादा 1857 के क्रांति में भी क्या करता है, मदद करता है। तो ब्रिटिश ने रेल तो लाया गलत उद्देश्य के लिए, लेकिन उससे क्या होगा, भारतीयों की भलाई हो गई। ठीक है। तो 1850 के पश्चात रेल लाइनें बिछाने का कार्य प्रारंभ हुआ। रेलवे से अन्य कई लाभों के अतिरिक्त इसने देश की अप्रत्यक्ष रूप से एकीकृत करने का काम किया। ठीक है, समझ रहे हैं ना? अप्रत्यक्ष रूप से देश एकीकृत हो जाए, ब्रिटिश ये कभी भी नहीं चाहेगा। ठीक है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्टली, मतलब इन इंटेंशनली प्रॉफिट जो होगा भारतीयों को हो गया। ब्रिटिश तो कोई और उद्देश्य से लाया था, लेकिन इसका लाभ क्या हो गया, भारतीय को हो गया। 1850 के उपरांत प्रारंभ हुई आधुनिक डाक व्यवस्था ने तथा बिजली के तारों ने देश को समेकित करने में सहायता की। इसी प्रकार से आधुनिक संचार साधनों ने भारत के विभिन्न भागों में रहने वाले लोगों को एक एक लोगों को एक दूसरे से संबंध बनाए रखने में सहायता दी। इससे राष्ट्रवाद को मतलब क्या मिला, बढ़ावा मिला। ठीक है, राष्ट्रवादी दृष्टिकोण से एकीकरण के इन प्रयासों के दो प्रकार से देखा जा सकता है। यह राष्ट्रवादी दृष्टिकोण से जो एकीकरण जो हुआ,
इन प्रयासों को आप चाहो तो दो टर्म में इसको आप डिवाइड करके आप देख सकते हो क्या क्या है। तो एकीकरण से विभिन्न भाग के लोगों के आर्थिक हित आपस में जुड़ गए। क्या हुआ, जो एकीकरण जो किया गया, एकीकरण जो हुआ, तो विभिन्न भागों के लोग जो थे उनके आर्थिक हित आपस में जुड़े। नॉर्थ को ईस्ट से, ईस्ट को वेस्ट से, ऐसे मतलब कनेक्ट हो गया। किसी एक भाग में अकाल पड़ने पे इसका प्रभाव दूसरे भाग में खदान के मूल्य व आपूर्ति पर भी पड़ता था। मान लीजिए दक्षिण भारत में अकाल पड़ गए, उसका इफेक्ट आपको उत्तर भारत में भी आपको देखने को मिलता था, क्योंकि एकीकरण हो चुका था। ऐसे जो आर्थिक हित जो थे आपस में क्या हो गए, जुड़ गए। अगर कहीं पे कोई सामान सस्ता है तो सब जगह महंगा हो, तो उसका असर अन्य जगहों पे भी आपको देखने को मिलता था। ठीक है, और क्या इसके रीजन थे। अब देखिए, यातायात एवं संचार के साधनों के विकास से देश के विभिन्न वर्गों में लोग मुख्यतः नेताओं का आपस में, ठीक है, राजनीतिक संपर्क स्थापित हो गया। तो यातायात और संचार साधन का जो विकास जो हुआ, तो इससे मतलब क्या होता है, देश के विभिन्न वर्गों के लोगों में मुख्यतः जो नेता वर्ग के लोग जो थे आपस में राजनीतिक संपर्क क्या होता है, उनका स्थापित होता है। और इससे मतलब क्या हुआ, राजनीतिक विचारों का भी, राजनीतिक चेतना का क्या हुआ, आदान प्रदान की प्रक्रिया को गति मिली, तथा उनके मतलब विभिन्न सार्वजनिक एवं आर्थिक विषयों पर मतलब क्या हुआ, वाद विवाद सरल हो गया। ठीक है, अब बॉम्बे के नेता जो थे वह बंगाल के नेता से मिल सकते थे, दक्षिण भारत के नेता से मिल सकते थे, उनके विचारों को जान सकते थे। तो मुख्यतः जो रेल का जो विकास जो हुआ, यातायात एवं संचार साधनों का विकास हुआ, जिसमें मुख्यतः रेल का विकास हुआ, इससे राजनीतिक चेतना को फैलाने में बड़ा योगदान किया। जैसे बिहार का एक बहुत ही सुंदर उदाहरण आपको देखते हैं, 1936 में देखिएगा, 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना होता है लखनऊ में। यहाँ पे देखिएगा, दक्षिण भारत से आते रहते हैं, ठीक है, रंगा जी दक्षिण भारत से आते हैं। अब बिहार से देखिएगा तो स्वामी सहजानंद सरस्वती जाती है। तो बिहार में स्वामी सहजानंद सरस्वती किसान पार्टी, किसान किसान सभा की स्थापना तो 1929 में ही कर लिए रहते, लेकिन इनका विचार था जितने भी देश के अंतर्गत जितने भी किसान का प्रांतीय पार्टी है, सबके सब लखनऊ में आए, एक मिलकर अखिल भारतीय किसान पार्टी बनाए। ये क्या हो रहा है, ठीक है। अब देख रहे हैं, उत्तर भारत के लोग दक्षिण भारत से कनेक्ट हो रहे हैं, पश्चिम भारत के लोग दक्षिण भारत के कनेक्ट हो रहे हैं। तो कहीं न कहीं चेतना का विकास जो था, ठीक है, यातायात और संचार के साधनों के माध्यम से हुआ, जहां से क्या हुआ, विचारों का मतलब आदान प्रदान करना मतलब क्या हो गया, संभव हो गया। इससे भी मतलब क्या हुआ, राजनीतिक चेतना का विकास हुआ, राष्ट्रवाद का विकास हुआ। ठीक है, अब सबसे अधिक जो फर्क जो डाला गया, पाश्चात्य शिक्षा, पाश्चात्य चिंतन, ठीक है, मतलब वेस्टर्न थिंकर, पश्चिमी विचारक। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, पश्चिमी विचारक या फिर वेस्टर्न थिंकर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करेंगे। आधुनिक शिक्षा प्रणाली के प्रचलन से, ठीक है, पाश्चात्य विचारों को अपनाने में, ठीक है, मदद मिली, जिससे भारतीय राजनीतिक चिंतन को, ठीक है, नई दिशा प्राप्त हुई। जब ट्रेविलियन मैकाले, ठीक है, जब ट्रेविलियन मैकाले तथा बेंटिक ने देश के अंग्रेजी शिक्षा का श्री गणेश किया, तो यह अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय था। मैकाले ने अंग्रेजी शिक्षा की अनुशंसा की थी, और उस समय जो गवर्नर जो था कौन था, बेंटिक थे। तो बेंटिक और मैकाले का बहुत बड़ा योगदान समझा जाता है, जिन्होंने मतलब अंग्रेजी शिक्षा को मतलब क्या व्यवस्थित रूप से लागू करवाया। पाश्चात्य शिक्षा का प्रसार यद्यपि प्रशासनिक आवश्यकताओं के लिए किया गया था। अब देखेंगे इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रेल का आविष्कार, रेल का विकास भारत में, मैंने क्या बोला था, रेल के विकास भारत में ब्रिटिश के करने का मंशा जो था अच्छा नहीं था। क्या नहीं था, अच्छा नहीं था, वो नहीं चाहते थे, मतलब इस वजह से मतलब रेल का विकास भारत में हो, तो भारतीयों का मतलब क्या मिले, एज मिले। लेकिन क्या हुआ, रेल के विकास करने के क्रम में क्या हुआ, भारतीयों का अच्छा हो गया। मतलब वो अच्छा करना नहीं चाहते थे, लेकिन अच्छा हो गया। उसी तरह से पाश्चात्य चिंतन तथा शिक्षा का जो विकास में हुआ, अंग्रेजी शिक्षा का जो माध्यम जो बनाया गया, इसमें ब्रिटिश की क्या चाल थी, ब्रिटिश का चाल ये था, भाई साहब, प्रशासनिक आवश्यकताओं को लिए मतलब इसका विकास किया गया। मतलब ब्रिटिश चाहते थे हमको मिले क्लर्क मिले, ठीक है, क्लर्क मिले, क्या वेल एडुकेटेड मिले, जो क्लर्क जो है सो हमारे प्रशासन वगैरह को क्या कर सके, चला सके। लेकिन यहाँ पर भी क्या हुआ, ये लोग अंग्रेजी पढ़े, अंग्रेजी पढ़ने से क्या हुआ, पाश्चात्य शिक्षा का प्रसार से इनके मानसिक सोच, मानसिक नहीं कहना चाहिए, मतलब इनके पाश्चात्य चिंतन में क्या हुआ, विकास हुआ। और इनको ये समझने में मौका मिल गया कि भाई साहब, इंग्लैंड में क्या चल रहा है, रसिया में क्या चल रहा है, फ्रांस में क्या चल रहा है, तरह तरह की चीजें इनसे मतलब क्या हुआ, प्रभावित किया। ठीक है, अब इसी समय नव शिक्षित वर्ग भी आ गया था,
परंतु इसे नव शिक्षित वर्ग के लिए पाश्चात्य उदारवादी विचारधारा के द्वार खुल गए। बेंथम, सीले, मिल्टन, स्पेंसर, स्टूट मिल, पेन, थॉमस पेन, ठीक है, थॉमस पेन ने किताब लिखा था क्या, कॉमन सेंस, ठीक है, उसका रूसो, वाल्टेयर जैसे प्रसिद्ध यूरोपीय लेखकों के अतिवादी और पाश्चात्य विचारों ने भारतीय बुद्धिजीवियों में एक स्वतंत्र राष्ट्रीयता तथा स्वशासन की भावनाएं जगा दी। ठीक है, स्वशासन मतलब सेल्फ रूल। ये सब लेखक जो थे वेस्टर्न थे, ये थिंकर थे। बेंथम हो गया, सीले हो गया, मिल्टन हो गया, स्पेंसर हो गया, स्टुअर्ट मिल हो गया। अब ब्रिटिश ने क्या बोला, भारतीयों को अंग्रेजी पढ़ो, क्योंकि उनको क्या चाहिए था, उनको क्लर्क चाहिए था, क्लर्क बनाना है प्रशासनिक कार्य करने के लिए। अब भारतीयों को अंग्रेजी तो पढ़ तो लिया, अंग्रेजी पढ़ने आ गया। जब अंग्रेजी पढ़ने आ गया तो इनके विचार जो थे इंग्लिश में थे, ये भी तो उनके समझ पहुंची। और जब इनके सामने जब ये विचार जब पहुंची तो इन्होंने बोला, अरे ब्रिटिश तो हमारे ऊपर बहुत गलत कर रहा है, हम लोग चाहे तो अपना सेल्फ रूल ला सकते हैं, हमको फ्रीडम मिलना चाहिए, हमें क्या मिला, स्वशासन मिलना चाहिए, जिसे स्वराज कहते हैं। कि भावना उनके अंतर्गत जगा दी, क्योंकि इन जो राइटर जो थे इन्होंने मतलब इस जो भी पेन है, रूसो है, वाल्टेयर है, इस सबने मतलब इसी प्रकार के मतलब विचार को प्रस्तुत किया था। और उन्हें अंग्रेजी साम्राज्य का विरोधाभास खलने लगा। ठीक है, मतलब कॉन्ट्राडिक्शन जो था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा उनको खलने लगा, और इनके माध्यम से क्या हुआ, अंग्रेजी सरकार के धीरे धीरे विरोधी हो गए। इसके साथ ही अंग्रेजी भाषा ने संपूर्ण राष्ट्र के विभिन्न प्रांतों एवं स्थानों के लोगों के लिए संपर्क भाषा का भी कार्य किया। ठीक है, इसे सभी भाषा भाषियों ने एक मंच पे लाकर खड़ा कर दिया। बहुत सुंदर प्रश्न ये। अब हिंदी वाले को तमिल सीखना, अगर आप तमिलनाडु में आप चले जाओ, वी कांट अंडरस्टैंड देयर लैंग्वेज, मतलब उनका भाषा को हम नहीं समझ सकते हैं। लेकिन इंग्लिश उनको भी पढ़ना है, इंग्लिश हमको भी पढ़ना है। अब ब्रिटिश सभी जगह इंग्लिश का विकास किए, ब्रिटिश ने इंग्लिश के विकास सभी जगह पे किया, तमिल में भी, तमिलनाडु में भी किया, बिहार में भी किया, क्योंकि उनको प्रशासन के चलाने के लिए कर्मी जो थे सभी जगह से चाहिए था, इसलिए सभी जगह पे उन्होंने क्या किया, तो अंग्रेजी का विकास किया। इनसे फायदा किसको मिला, तो इनसे फायदा मिला भारतीय मतलब विभिन्न प्रांतों के रहने वाले लोगों को फायदा मिला। अब तमिलनाडु के लोग जो तमिल बोल पाते थे और बिहार के लोग जो हिंदी बोलते थे, उत्तर प्रदेश के लोग जो हिंदी बोलते थे, तो दोनों में किसी प्रकार की समायोजन नहीं बैठ पाती थी। लेकिन ब्रिटिश ने क्या किया, सभी जगह पर अंग्रेजी शिक्षा को लागू करा के उनको भी इंग्लिश सिखा दिया, तमिलनाडु वाले को भी, उत्तर प्रदेश वालों को भी इंग्लिश सिखा दिया। अब यहां से क्या हुआ ना, तो दोनों के बीच में क्या होगा, समानता हो गया। मतलब आप अपने थॉट्स को बहुत ही अच्छे ढंग से दे विल एक्सप्रेस, वो मतलब अपने थॉट को क्या कर सकते, एक्सप्रेस कर सकते थे। और इसी के माध्यम से सभी भाषा भाषियों को एक मंच पे लाकर खड़ा कर दिया, जिससे राष्ट्रवादी आंदोलन को अखिल भारतीय स्वरूप मिल गया। ठीक है, अब अखिल भारतीय स्वरूप मिल गया। असहयोग अगर चल रहा है, ठीक है, जैसे मान लीजिए किसे स्वदेशी आंदोलन चला, तो भाई साहब बंगाल में चला, दक्षिण भारत में भी चला। असहयोग चला था पूरे भारत भर में चला। नमक सत्याग्रह देखते हो तो गांधी जी सभी जगह पूरे देश में चलाते हैं। ठीक है, महाराष्ट्र में भी असर मिला, बिहार में मिला, उत्तर प्रदेश में मिला। ठीक है, सरोजिनी नायडू जैसी नेताएं वहां से भी आई, सी राजगोपालचारी जैसे नेता आपको दक्षिण भारत से आपको देखने को मिलते हैं। तो ये एक अंग्रेजी का जो प्रसार जो हुआ नव शिक्षित वर्ग में, ये मेरे पूरे देश को मतलब क्या किया, जोड़ने का काम किया। तो ब्रिटिश ने दो काम किया अपने फायदा के लिए, लेकिन अंतिम तो वो फायदा किसे देकर गया, भारतीयों का। पहला कौन, रेल का विकास, और दूसरा अंग्रेजी शिक्षा। ठीक है, अंतिमतः फायदा किसे मिला, भारतीयों को मिला। मतलब इनका उद्देश्य भारतीयों को लाभ पहुंचाना नहीं था, लेकिन क्या हो गया, अप्रत्यक्ष रूप से भारतीयों को मतलब क्या हो गया, उसका फायदा मिल गया। ठीक है, जैसे आपने मेरे तरफ एक बॉल फेंका जोर से हमको मारने के लिए, लेकिन हमने उस बॉल को कैच कर लिया और उस बॉल से अब हम खेल रहे हैं। ठीक है, मतलब वो हमारे लिए क्या होगा, फायदा का काम हो गया। लेकिन आपका इंटेंशन क्या था, हमको चोट पहुंचाना। लेकिन हमने क्या किया, अपने प्रयोग हेतु मतलब उसका प्रयोग करने लगे, और अपने प्रयोग अपने उद्देश्य के हेतु उसका प्रयोग करने लगे। अंग्रेजी का ज्ञान प्राप्त करके नव शिक्षित भारतीयों जैसे वकीलों, डॉक्टरों इत्यादि ने उस शिक्षा के लिए इंग्लैंड की यात्रा की। देखेंगे इंग्लैंड जाने का मतलब, बहुत सारे आप जब पढ़ते होंगे नेताओं के बारे में, उस समय के जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, लीडर है, तो देखो इंग्लैंड से पढ़ाई किए थे। अम्बेडकर जी इंग्लैंड से पढ़ के आए थे। बहुत सारे लोग हो गए इंग्लैंड। हमारे गांधी जी बृष्टि के पढ़ाई करने कहाँ गए, हमारे गांधी जी बृष्टि की पढ़ाई करने कहाँ गए, इंग्लैंड ही तो गए। वहां से फिर दक्षिण अफ्रीका गए, फिर दक्षिण अफ्रीका से भारत लौट कर आए। तो जब वहां पे गए तो उन्होंने कहा, अरे भाई हम तो कहाँ गए, अरे टोटली डिफरेंट है। हमारे यहाँ तो जंगलों में हमको रखा जाता है, खराब व्यवहार किया जाता है, यहाँ पे तो टोटल बिल्कुल डिफरेंट चीजें हैं।
जब वहां से आए तो वहां के व्यवस्था को अपने मन में अपने यहाँ लागू करने की कोशिश की। इससे भी क्या होता है, सामाजिक और राजनीतिक चेतना का क्या होता है, विकास होता है। उन्होंने यहाँ एक स्वतंत्र देश में विभिन्न राजनीतिक संस्थाओं के विकास की प्रतिक्रिया देखी तथा वस्तु स्थिति को भारत से तुलनात्मक आकलन किया। जब इंग्लैंड पहुंचे तो क्या, यार भाई यहाँ पर बिल्कुल ही अलग चीज है। जैसे मान लीजिए आप, क्या होता है ना, अब अपने घर की स्थिति, आपके घर का जो भी व्यवस्था होगा, आप किसी शादी में गए तो आप अपने रिलेटिव के यहाँ देखा तो बोला, अरे यहाँ तो बहुत अच्छा है, हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हम अपने यहाँ भी यहाँ ऐसी स्थिति बनाएंगे। ठीक है, आप शादी से लौट कर आए अपने रिलेटिव के यहाँ से, आपने बोला वैसी व्यवस्था हम अपने यहाँ भी करेंगे, हमारे यहाँ भी इस प्रकार की गेट होगी, हमारे यहाँ भी ऐसा छत होगा, हमारे यहाँ भी बेडरूम ऐसा होगा, हमारे यहाँ भी किचन ऐसा होगा। तो आप उससे प्रभावित होकर उन चीजों को अपने यहाँ भी स्थापित किए। जब यहाँ से मतलब जब अंग्रेजी सीखने के बाद यहाँ के डॉक्टर, इंजीनियर, वकील उच्च शिक्षा के लिए, हायर एजुकेशन के लिए जब इंग्लैंड जब पहुंचे तो उन्होंने देखा कि भाई साहब, भारत से तो यहाँ की स्थिति बहुत अलग है, बहुत डिफरेंट है। उन्होंने भारत के आकलन जो था दैट टाइम का मतलब क्या किया, ब्रिटिश एम्पायर से उस समय का किया, जो कि इंग्लैंड में था। उन्होंने देखा जहां नागरिकों का विभिन्न प्रकार के स्वतंत्र अधिकार से वंचित रखा गया था, भारत में उन्होंने देखा भाई जब भारत में तो नागरिकों को किसी प्रकार का अधिकार नहीं है, जबकि ब्रिटेन में उन्होंने देखा कि सारे प्रकार के नागरिकों को बहुत ही ज्यादा अधिकार दे रखा है। तो इनसे उनके मन में ये विचारधारा उत्पन्न आई, तो भारत में भी हमको ब्रिटिश सरकार से संघर्ष करके इसी प्रकार की व्यवस्था को स्थापित करना है। और इस प्रकार का व्यवस्था तभी स्थापित हो सकती है जब ब्रिटिश मतलब क्या, देश छोड़ के जाए, जब स्वराज की मतलब क्या हो, यहाँ पे मतलब क्या हो, स्थापना हो। इस नव पाश्चात्य, इसको बोला गया नव पाश्चात्य भारतीय शिक्षित वर्ग जो थे, नए नए भारतीय शिक्षित वर्ग थे, जिनपे वेस्टर्न शिक्षा का, पश्चिमी शिक्षा का प्रभाव था, वर्ग ने भारत में नए बौद्धिक मध्यम वर्ग का विकास किया। कालांतर में जिसने राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, भारत की विभिन्न राजनीतिक एवं अन्य संस्थाओं में इसी मध्य वर्ग से मतलब क्या किया, नेतृत्व किया। जैसे बात करेंगे, ये गांधी हो गए, नेहरू हो गए, अंबेडकर जी हो गए, यही सब नेतृत्व करेंगे ना, जिन पे मतलब अंग्रेजियत थी। गांधी जी के ऊपर तो अंग्रेजियत नहीं थी, गांधी जी अंग्रेजी होने के बाद, हालांकि उन्होंने बहुत बार कोशिश किया था। अब जब पढ़ेंगे ना, जब आप गांधी जी का पढ़ेंगे माई एक्सपेरिमेंट एंड ट्रूथ, जब वो आप ब्रिटिश मित्रों को जब अपने यहाँ देखते थे तो काफी उनको हुआ था। तो एक बार उन्होंने सोचा से इनके जैसे हम कैसे बने, क्योंकि इनके बीच में हमको ढलना है, रहना है। तो उन्होंने काफी पैसा, मतलब उनको महीना में जितना पैसा मिला था ना, घर से जो मिलता था काम करने के लिए, उन्होंने एक ही दिन में उतना पैसा खर्चा करके जाके टाई बूट वगैरह सब कुछ खरीद उरीद लिया था। ठीक है, लेकिन वो उस ड्रेस को उतना पहन नहीं पाते थे क्योंकि उनको कसे कसे मतलब महसूस होता था। जब उन्होंने देखा ब्रिटिश कल्चर को अपने घर में अपनाने के लिए, तो उन्होंने घर को भी काफी बढ़िया से महंगा रूम ले रखा था। तो उन्होंने शुरू में अंग्रेजी पद्धति को अपने अंदर अपनाने की कोशिश की, लेकिन वो कर नहीं पाए। ठीक है, तो इन लोगों में बहुत सारे नेता जो थे वो बहुत अंग्रेजी थे। जिन्ना की बात करेंगे, नेहरू जी की बात करेंगे, ब्रिटेन से सबके सब थे। उसके बात करेंगे अम्बेडकर जी की बात करेंगे, इनमें व्यापक अंग्रेजियत थी। लेकिन इनमें अच्छी चीज क्या थी, इन्होंने अंग्रेजी शिक्षा हासिल करने के बाद, उच्च शिक्षा हासिल करने के बाद भी वापस अपने समाज के बीच में आते हैं, अपने समाज के लिए कार्य करते हैं। ठीक है, दैट द गुड थिंग। तो इस तरीके से मतलब क्या हुआ, इन सारे कारणों की वजह से, ठीक है, राष्ट्रवाद का विषय क्या होता है, विकास होता है। लेकिन राष्ट्रवाद के विकास में जो सबसे अधिक जो असर आप देखोगे, प्रेस एवं साहित्य की भूमिका सबसे ज्यादा रहेगी। ठीक है, एग्जाम में प्रश्न भी आता है, भारतीय राष्ट्रवाद के विकास में प्रेस एवं साहित्य की भूमिका का वर्णन करें। ठीक है, यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो प्रेस एवं साहित्य की भूमिका किस प्रकार से रही, किस प्रकार से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को प्रेस एवं साहित्य ने प्रभावित किया, इसको हम लोग कल के क्लास में देखेंगे।